कलिंग युद्ध के बाद में जब 261 में कलिंग का युद्ध हुआ, अशोक ने बहुत खून खराबा किया, चारों तरफ इन बौद्धों का डंका बजता था। अब करे तो क्या करें साहब, महाजनी नरमाइसू और हाकमी गरमाइसू चाल्या करें। अब वशिष्ठ ने चिंता करी रहे, यार ये तो मामला गड़बड़ो, खूब जगह जा जा करके प्रचार प्रसार किया रहे, मान जाओ राजो मान जाओ। तो ये कहता है कि साहब चंद्रबरदाई क्या कहता है कि आबू के अग्निकुंड से, आबू के अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, आबू के अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। आबू के अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ये कौन कहता है? चंद्रबरदाई कहता है, या उसका ग्रंथ है जो पृथ्वीराज रासो वो कहता है। इन दोनों में ऐसा दे रखा है कि आबू पर एक अग्निकुंड हुआ और उस अग्निकुंड से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई। क्या है अग्निकुंड का सिद्धांत? ऐसा है, देखना, ये जो अग्निकुंड का सिद्धांत है, आबू के अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, यही अपने भारत में सर्वमान्य सिद्धांत है, या भारत में सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यही है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं। भारत में सबसे लोकप्रिय सिद्धांत जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में है वो कौन सा है? आबू के अग्निकुंड से, यही सबसे लोकप्रिय है। और इवन जो आज जितने भी राजपूत वंश हैं वो स्वयं भी इसी बात को स्वीकार करते हैं। ना वो कर्नल जेम्स टोड की बात को स्वीकार करते, ना दशरथ शर्मा की बात को स्वीकार करते, ना गोपीनाथ शर्मा की बात को स्वीकार करते। वो जिस बात को स्वीकार करते हैं वो चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो में लिखी हुई जो बात है कि आबू के अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, इसी को सर्वमान्य मानते हैं। और यही भारत का सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है। कलिंग युद्ध के बाद में जब 261 में कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग के युद्ध में अशोक ने बहुत खून खराबा किया, लेकिन उन लाशों को देखकर, अनाथ बच्चों को देखकर, विलाप करते विधवा महिलाओं को, कोख उजड़ चुकी माओं को विलाप करते देख करके अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध को राजकीय धर्म भी घोषित कर दिया और जगह जगह शिलालेख लगवाए कि मैं बुद्ध धम्म और संघ में अटूट विश्वास रखता हूं। बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया था। और धीरे धीरे प्राय सारे राजा किस धर्म में दीक्षित हो गए? बौद्ध धर्म में। अब बौद्ध धर्म क्या कहता है कि अहिंसा परमो धर्म है। इस बौद्ध धर्म ने तलवार तो त्याग दी, चोरो हाथों में क्या ले ली? माला। तमाम राजा तलवार में विश्वास नहीं रख करके माला में विश्वास रखते थे और बस माला रटते रहते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इससे देश चल नहीं सकता। और धीरे धीरे तमाम जितने भी राजा बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुके थे, जो माला फेरते थे, वो सारे के सारे क्या हो गए? निर्बल। यानी कि यूं कह सकते वो राजा पूर्णतः निर्वीर्य हो गए। कैसे हो गए? निर्वीर्य, बिल्कुल कमजोर। बस अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। इसी समय मौके की ताक उठाई और इधर जो विदेशी विधर्मी आक्रमणकारी थे, यवन आक्रांता थे, इस्लाम का भी प्रादुर्भाव हो चुका था। और प्यारे बच्चों, उन इस्लामों ने आक्रमण प्रारंभ कर दिया। जैसे दाहर सेन के ऊपर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, सिंध को जीता। आप सब जानते हैं उस समय बहुत विकट हालात थी और इसी कारण मोहम्मद बिन कासिम का वहां के स्थानीय ब्राह्मणों ने सहयोग भी किया था, क्योंकि बौद्धों से बुरी तरीके से दुखी हो लिए थे। चारों तरफ इन बौद्धों का डंका बजता था। अब करें तो क्या करें साहब। और विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए। विदेशी सबल थे और हमारे ये बौद्ध राजा थे पूर्णतः कमजोर थे, पूर्णतः कमजोर थे। अब बेटा करें तो क्या करें। उसी समय हमारे इस भारत में एक महान ऋषि थे जिनका नाम था वशिष्ठ। क्या नाम था? ऋषि वशिष्ठ। इन्होंने देखा यार ये तो मामला तो गड़बड़ हो गया, तो ये बौद्ध तो बिल्कुल कमजोर हैं और इधर बाहर से ये आक्रमणकारी चालू हो गए। इधर बौद्ध उनका मुकाबला कर नहीं पाएंगे और पूर्णतः भारत पर विधर्मियों की सत्ता काबिज हो जाएगी। अब करें तो क्या करें। अब इन्होंने देखा वशिष्ठ ने कि यार आज दिन तक इस भारत की रक्षा जिन्होंने की है वो कौन है? क्षत्रिय हैं। इन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी लेकिन इस धरती की रक्षा की है। क्षत्रिय का अर्थ भी यही होता है जो समाज को क्षति से बचाता है।
जो ऐश भोगता है, महलमाड़ियों में रहता है, वो क्षत्रिय नहीं है। तो फिल्मों में देख देख करके हमने देखा कि ऐसा क्षत्रिय का अर्थ ये होता, समाज को क्षति से बचाता। आप सभी को पता है भगवान श्री राम के पूर्वज थे दिलीप, जिन्होंने एक गाय के लिए अपने आप को शेर के सामने कर दिया था कि ले मुझे खा जा। राजा शिवी एक केवल कबूतर को बचाने के लिए बाज के सामने अपनी पूरे शरीर का मांस काट काट के तराजू में तोल दिया था। पता है कि नहीं? आप इतिहास उठाकर रंती देव का इतिहास देखो, सबका देखो, वो क्षत्रिय जो राजा थे, उन राजाओं का जैसा राजा आज चाहिए जो विदेशी आक्रमणकारियों से अपना मुकाबला कर सके। ये बुद्ध राजा जो माड़ा फेरते बुद्धम शरणम गच्छामि, ये अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों उसी समय वशिष्ठ मुनि ने कई राजाओं को जा जा करके बातें की कि देखो विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए हैं, आप मान जाओ, आप पुनः क्षत्रिय बन जाओ, नहीं तो मामला गड़बड़ है। लेकिन वो तो मजा आ रहा था, युद्ध नहीं लड़ना पड़ता, आराम से माड़ा फेरते हैं, राज करते हैं, बढ़िया माल मदिरा जीमते हैं। अब वशिष्ठ ने चिंता करी, रहे यार ये तो मामला गड़बड़ो, खूब जगह जा जा करके प्रचार प्रसार किया रहे, मान जाओ राजो मान जाओ। इनमें से बेटा बौद्ध धर्म के 4 राजा तैयार हुए, यानी कि 4 राजा भी नहीं, मान लीजिए इन्हीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुके, क्षत्रिय थे। टोटल जितने भी बौद्ध बने थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन बौद्ध बनते ही वो फिर अहिंसा का मार्ग अपना लिया। यार बेटा एक कहावत चलती है कि महाजनी नरमाइसू और हाकमी गरमाइसू चाल्या करे। व्यापार चलाना तो आपको नम्र होना होगा, और आपको हाकमी चलानी, अधिकार चलाना है तब आपको गर्म होना ही पड़ेगा। तो कहावत चलती कि हाकमी गरमाइसू और महाजनी नरमाई से। अब देखो राजपाट तो नरमाई से चलता नहीं। अब साहब इन बौद्धों में से 4 पुरुष वशिष्ठ मुनि ने तैयार किए, कैसे जैसे कि थे 4 पुरुष, और ये 4 पुरुषों को ले गए साहब बौद्ध, ये वशिष्ठ मुनि कहां पर ले गए? आबू ले गए। और इनके तो मस्तिष्क में वही बुद्ध की पूरी बातें जम चुकी थी। इन्होंने पूरा आर्य संस्कृति इनको समझाई, और पूरा यह समझा कि क्षत्रिय का जीवन क्या होता है, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, क्षत्रिय की दिनचर्या क्या होती है, क्षत्रिय के लिए घोड़े का क्या महत्व है, क्षत्रिय के लिए हथियार का क्या महत्व है, क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा अगर किसी का महत्व है तो वो प्रजा का है। अजी किसका है? प्रजा का है। और प्यारे बच्चों इन 4 को कई दिनों तक ज्ञान दिया, कई दिनों तक इनसे व्रत करवाए, कई दिनों तक इन्हें अग्नि में संस्कारित करते रहे। आज भी देख लीजिए अपने कोई चीज अपवित्र हो जाती है, बौद्ध में गए अपवित्र हो गए, आर्य नहीं बचे, ये बौद्ध हो गए। तो प्यारे बच्चों अपने जैसे मान लीजिए किसी के अंतिम संस्कार में जाते रहे, अपने गले में कोई डोरा, कोई फुलड़ा, कोई ताबीज पड़ा होता है, और उसके बाद में आने के बाद नहा धो करके वो जब सूतक उतर जाता है तो उसको यूं जोत में से अग्नि में से निकालते हैं कि नहीं निकालते? तो इन्होंने क्या किया, वशिष्ठ मुनि ने इन 4 पुरुषों का अग्नि संस्कार किया, पूरा ज्ञान दिया कि तुम्हारे बाप दादा क्षत्रिय थे, तुम्हारे बाप दादा ने ये किया, राम जी ये थे, कृष्ण भगवान ये थे, और पूरा ज्ञान दे करके पूरी जीवन शैली समझाई। और कहा बेटा 12 बरस लो कुकर जीवे बरस 13 सियार, 12 बरस लो कुकर जीवे बरस 13 सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, बाकी जीवन का धिक्कार। आज दिन तक जो तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए था वो नष्ट हो चुका, अब तुम्हें समाज और धर्म की रक्षा के लिए जीना है। इन 4 ने इस बात का व्रत लिया और आबू में एक अग्निकुंड किया, उन अग्निकुंड के चारों तरफ प्रदक्षिणा करवा करके कहा कि आज से तुम बौद्ध नहीं, आज से तुम पुनः क्या बन गए हो? आर्य। और ये 4 के 4 पुरुष क्या बन गए? आर्य। और आर्यों के कौन से वर्ण के थे ये? जो जितने भी बौद्ध बने थे क्षत्रिय थे। अब क्षत्रिय जी इन्होंने कहा कि तुम्हें इस प्रजा को बचाना है, इस धर्म को बचाना है। और प्यारे बच्चों यही जो आबू के अग्निकुंड से हुए वो 4 पुरुष थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चहमान। ये 4 पुरुष, ये प्रतिहार हमारे परिहार या पड़ीहार भी कहलाते हैं, ये परमार हैं, ये पमार भी कहलाते हैं। ये अपभ्रंश नाम पड़ीहार या परिहार बाद में बना, सही नाम तो प्रतिहारी है। प्रतिहार इसलिए है कि ये भगवान राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, उसके वंशज हैं, और भगवान राम के हमेशा चौकीदार रहते थे लक्ष्मण जी, उनके पहरेदार रहते थे। तो प्रतिहार का मतलब ही चौकीदार या पहरेदार होता था। राम के पहरेदार कौन रहते थे? हमेशा लक्ष्मण जी रहते थे, और लक्ष्मण के वंशज होने की वजह से प्रतिहार कहलाते हैं। तो प्रतिहार पड़ीहार कहलाते हैं आजकल, परमार हैं वो पवार कहलाते हैं आजकल, चालुक्य क्या कहलाते हैं? सोलंकी।
अब ये चालुक्य से सोलंकी कैसे बना, भाषा विज्ञान की तरफ थोड़ा अपने को जाना पड़ेगा। देखो आप बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में इनका थोड़ा शासन भी रहा, आबू पर भी इनका शासन रहा, गुजरात में तो खूब शासन रहा इनका। तो उधर क्या करते हैं आप देखो, चेका क्या कर देते हैं, से कर देते हैं, चेका क्या कर देते हैं, से। पश्चिमी राजस्थान की खासियत है, चाय को वो चाय नहीं बोलेंगे, साई बोलेंगे। चौधरी को चौधरी नहीं बोलेंगे, शोधरी बोलेंगे, शोधरी। तो चालुक्य को कर दिया इन्होंने सोलंकी, कैसे किया देखो, चेका से। तो ये इधर आए तो ये चालुक्य क्या हो गया, शालुक्य। ये लोगों ने क्या किया, शालुक्य कर दिया। और सालुक्य बिगड़ करके क्या बन गया, सोलंकी। एल वो के वो अक्षर से सो, लू से लंग और के से की। इस प्रकार चालुक्य से क्या बन गया, सोलंकी। चालुक्य और सोलंकी एक ही बात है। चले बेटा आगे। तो इस प्रकार चौथी चहमान, तो यही चहमान आजकल क्या कहलाते हैं, यही चहमान कहलाते हैं चौहान। ये लो साहब, ये जितने भी क्षत्रिय पैदा हुए ये कैसे पैदा हुए, वशिष्ठ मुनि द्वारा किए गए यज्ञ से। चार पुरुष उत्पन्न हुए, वो चार पुरुष कौन कौन हैं, ये रहे साहब चारों। कौन कौन, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। अब साहब बात आती है ये कि इस मत का सिद्धांत इस मत का समर्थन किसने किया। इसका समर्थन करने वाले थे एक तो मूणोत नैणसी और एक है साहब सूर्यमल मिश्रण। मूणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण, इन दोनों ने प्यारे बच्चों इस मत का समर्थन किया। आबू के अग्निकुंड से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, इस मत का समर्थन किसने किया साहब, इस मत का समर्थन करते मूणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। चाहो तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी जहां तक मेरा मानना शायद आप नोट्स ही बना रहे हो, ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में पहला पढ़ा हमने आबू के अग्निकुंड से। आबू पर वशिष्ठ मुनि द्वारा किए गए यज्ञ से उत्पन्न हुई। यज्ञ से उत्पन्न हुए। कौन पैदा हुए, ये राजपूत पैदा हुए। प्यारे बच्चों, ये वशिष्ठ मुनि ने ये यज्ञ क्यों किया, इसमें लिखा है कि राक्षसों के संहार के लिए, संहार के लिए उत्पन्न किए। किसने, वशिष्ठ मुनि ने। राक्षस आते थे, इनकी तपस्या भंग करते थे, इनके यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में हड्डियां डाल जाया करते थे। प्यारे बच्चों, यहाँ राक्षस किससे कहा गया, राक्षस कहा गया है विदेशी आक्रमणकारियों को। वो यहाँ के धर्म को नहीं मानते थे, विदेशी आक्रमणकारियों को। विदेशी आक्रमणकारियों को यहां पर क्या कहा गया है, राक्षस कहा गया है। इन्हीं राक्षसों को मारने के लिए, इन्हीं राक्षसों का संहार करने के लिए अगर विदेशियों में भी ले तो प्यारे बच्चों सबसे पहले किनके, अरब आक्रमणों के खिलाफ, यानी कि यूं कह सकते हैं अरब आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए, अब प्यारे बच्चों, इन वशिष्ठ मुनि द्वारा के इस आबू अग्निकुंड से निकले, उनमें सबसे तगड़ा जो वंश निकला वो था बेटा प्रतिहार वंश। सबसे तगड़ा कौन निकला, प्रतिहार वंश। देखो साहब बेटा, 7वीं सदी से लेकर
11वीं सदी तक इस उद्देश्य को पूरा किसने किया? 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक, 11वीं सदी तक इन अरबी आक्रमणकारियों का मुकाबला किन्होंने किया बेटा? शाबाश, वो उसने सही कमेंट लिखा है। सिर्फ 11वीं सदी तक प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों का सफल मुकाबला किया, यानी उनको अंदर घुसने ही नहीं दिया हिंदुस्तान में। अरब आक्रमणकारियों का सफल मुकाबला किया। घुसने नहीं दिया, जीते प्रतिहार, अरबों को खदेड़ दिया। पहला सिद्धांत तो पूरा हुआ कि राजपूतों की उत्पत्ति आबू के अग्निकुंड से हुई थी, कोई शक? अब देखो साहब, कई इन्हें राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान भी मानते हैं। ब्राह्मणों की संतान मानने वाले हैं वो कौन है? ब्राह्मणी मानते हैं। नंबर 2, दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा कहते हैं कि राजपूत चंद्रवंशी हैं, और चंद्रवंशी तो ब्राह्मण होते हैं, मतलब कि ये राजपूत ब्राह्मणों के संतान है, दशरथ शर्मा के अनुसार। देखो, दशरथ शर्मा खुद भी शर्मा है, मतलब खुद भी ब्राह्मण है, और इसने क्या कह दिया कि राजपूत भी किन की संतान है? ब्राह्मणों के संतान। इन्होंने कहा कि राजपूत चंद्रवंशी हैं, राजपूत चंद्रवंशी हैं। अर्थात राजपूत चंद्रवंशी अर्थात ब्राह्मणों की संतान है या ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण थे जिन्होंने तलवार का मार्ग अपनाया। वो तलवार का मार्ग अपनाने वाले जो ब्राह्मण थे, जिन्होंने आध्यात्म का मार्ग त्याग दिया, ग्रंथों का काम छोड़ दिया। अब देखो, एक लेखक हुआ है जयानक भट्ट। चलो, जयानक भट्ट ने ग्रंथ लिखा है और ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय। इसके अनुसार ये कहते हैं कि सूर्यवंशी है, वो चंद्रवंशी है। बताइए, जयानक भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा? जयानक भट्ट ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है पृथ्वीराज विजय। वैसे ही बेटा एक देखिएगा, एक है जिसका नाम है नयन चंद्र सूरी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हम्मीर महाकाव्य। इसके ग्रंथ का नाम है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर काव्य पूछे चाहे हम्मीर महाकाव्य लिखे, पूछे किसने लिखा था? बेटा नयन चंद्र सूरी ने लिखा था हम्मीर महाकाव्य। तो ये दो लेखक हो गए, एक जयानक भट्ट और एक नयन चंद्र सूरी। दोनों क्या बताते हैं? ये जयानक भट्ट और नयन चंद्र सूरी पूछो, चाहे इन ग्रंथों के अनुसार पूछो, चाहे तो ये पूछ रहे कि पृथ्वीराज विजय भी क्या लिखा है, पृथ्वीराज विजय के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, या हम्मीर महाकाव्य के अनुसार, दोनों का मत एक है। जयानक भट्ट और नयन चंद्र सूरी का मत एक है। ये लिखते हैं कि राजपूत सूर्यवंशी हैं, राजपूत सूर्यवंशी हैं। वैसे देखा जाए तो अग्नि भी सूर्य से उत्पन्न हुई है, तो अग्निवंशी और सूर्यवंशी एक ही बेटा, राजपूत सूर्यवंशी है। राजपूतों को सूर्यवंशी बताने वाला कौन? सूर्यवंशी भगवान राम थे। उसका बाद में सूर्यवंश के बाद में ये वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाया कि नहीं? तो सूर्यवंशी है। फिर देखो पंडित जी आ गए, गोपीनाथ शर्मा। पढ़ा हुआ यश कौन नहीं लेना चाहता? फोकट में यश मिले तो हर कोई लेना चाहता है। अब बताइए, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा भी क्या कहते हैं कि ना राजपूत ब्राह्मण ही थे। वैसे राजपूतों ने कई जगह लिखा भी है। मेवाड़ वाले कहते हैं हम वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं, चौहान भी वत्स गोत्र के ब्राह्मण कहलाते कि नहीं कहलाते? प्यारे बच्चों, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पूछा जाए तो राजपूत ब्राह्मणों की संतान है।
राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। जैसे शिलादित्य कैसे पैदा हुआ था आप सभी को पता है, वो विधवा ब्राह्मणी थी। कैसे ने सूर्य ने कैसे आशीर्वाद दिया, सूर्य का मंत्र बोला, शिलादित्य पैदा हुआ। फिर सूर्य ने उसको एक शिला दी, उसको पानी में फेंका, उससे 10 घोड़ों वाला रथ निकला है ना, और उसमें सवार होकर सारे युद्ध जीते। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। लेकिन ये जो राजपूत ब्राह्मण राजपूत बन गए थे, ये ब्राह्मणों से अलग संस्कृति के थे, मांस मदिरा का सेवन करते थे, शिकार करते थे, राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। तो राजपूत ब्राह्मणों की संतान एक तो दशरथ शर्मा ने बता दिया और एक गोपीनाथ शर्मा ने बता दिया, क्योंकि दोनों भी ब्राह्मण है और अपना पढ़ा यश लेना में कोई दिक्कत नहीं आता। एक आते छोरो इतिहासकार कनिंगम, कर्नल टोड वाली बात की हमल भर ली इसने तो। कनिंगम छोरो कनिंगम क्या कहता है कि राजपूत कुषाणों की संतान है, राजपूत विदेशी है। कनिंगम क्या कहता है? कनिंगम कहता है कि राजपूत विदेशी हैं, विदेशी हैं। और विदेशियों में भी किनकी हैं? विदेशी हैं, यानी कि यूं कह सकते कुषाणों की संतान बताया है। राजपूत कुषाणों के वंशज हैं, वैसे कुषाण राजा अपने भारत में बहुत अच्छी हुई, कनिष्क आदि एक नहीं हुए, उन्हीं के वंशज क्या कहलाते हैं? आज राजपूत कहलाते। देखिए कनिंगम के अनुसार राजपूत विदेशी, विदेशों में भी किन की संतान है? कुषाणों की संतान है। कुषाण विदेशी थे और उन्हीं कुषाणों की संतान राजपूत हो गए। बाद में जाकर के कुषाण ही राजपूत कहलाने लगे। ये कहने वाला कौन है? कनिंगम। कनिंगम कहते हैं कि राजपूत विदेशी यानी कि किनके संतान है? कुषाणों के वंशज। अब देखो साहब हमारे कर्नल टोड साहब क्या कहते हैं। चलो ये पीडीएफ बहुत जरूरी है, 100% आपके एक प्रश्न इसमें से जरूर आएगा। आज नहीं को तो 2 भी आ जाते हैं। 2 चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तो एकीकरण और एक राजपूतों की उत्पत्ति के संतान। इनमें से बहुत ज्यादा प्रश्न आया करते हैं। आइए कर्नल टोड के अनुसार कितनी संख्या लगाई थी उधर देख लेते। देखिए 6 क्या लगाई थी? 6 लगाई थी। अब देखते हैं नंबर 7। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? ये अलग ही थ्योरी देता है कि कई विदेशी यहां पर आए। हमारे हिंदुस्तान में कई विदेशी जातियां आई, शक, हूण, कुषाण। शक, हूण और कुषाणों में आपस में भी वैवाहिक संबंध, और वैवाहिक संबंध होने से शक, हूण और कुषाणों की जो संतान भी वो राजपूत कहलाए। तो राजपूत मूल रूप से शक, हूण और कुषाणों की संतान है, मतलब कि राजपूत विदेशी हैं। राजपूत विदेशी हैं। राजपूत क्या हैं? विदेशी हैं। विदेशों से आई भी कई जातियां थी, कई विदेशी जातियां हैं, जैसे शक, हूण, कुषाण। प्यारे बच्चों, शक, हूण, कुषाण और सीतियन। वैसे देखा जाए तो इन कोई संयुक्त रूप से शक, हूण, कुषाण को ही क्या कहा जाता है? तीनों को ही सीतियन। शक, हूण और कुषाण तीनों को मिलाकर सीतियन कहते हैं, पर आपको कोई बात नहीं, यूं मान लेते हैं 4 अलग अलग है। 1, 2, 3 और 4। प्यारे बच्चों, इनमें अंतरजातीय विवाह हुए, इनमें वैवाहिक संबंध हुए, इनमें वैवाहिक संबंध हुए। शकों ने अपनी छोरी कुषाणों को प्रणा दी, कुषाणों ने अपनी छोरी शकों को प्रणा दी। रवैये क्या आ गया है ना? इस प्रकार आपस में इनके वैवाहिक संबंध हुए। वैवाहिक संबंधों से 5वीं जाति, वैवाहिक संबंधों से 5वीं जाति पैदा हुई। और ये जो नई जाति पैदा हुई, यही क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। ये मैं नहीं कहता, ये कर्नल जेम्स टोड कहता है।
कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है कि राजपूत विदेश से आए हुए हैं, भारत के लोग नहीं है। राजपूत कहते, कर्नल टोड कहता है कि राजपूत विदेशी, जिनमें शक, हूण, कुषाण और सीतियन, इन चारों जातियों में आपस में इंटरकास्ट मैरिज हुई। इंटरकास्ट मैरिज से एक नई वर्ण संकर संतान हुई, जिसे क्या कहते हैं, राजपूत कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इस कर्नल जेम्स टोड के इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया? इसका समर्थन किसने किया कि हाँ, राजपूत विदेशी हैं, शक, हूण, कुषाण और सीथियनों के संतान हैं, यूचियों के संतान हैं। इसका समर्थन करने वाले थे बेटा एक तो स्मिथ। इसका समर्थन करने वाले कौन थे? इसका समर्थन किया स्मिथ व क्रुक ने समर्थन किया। स्मिथ व क्रुक ने समर्थन किया। तो अपने सिद्धांत पढ़ लिए राजपूतों की उत्पत्ति के 7। कितने सिद्धांत पढ़ लिए? 7 पढ़ लिए साहब। अब चलें बेटा, इतिहासकार एक हुए अपने ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद क्या कहते हैं बेटा इस मामले में? ईश्वरी प्रसाद भी यही कहते हैं कि राजपूत विदेशी हैं। 8वां नंबर, ईश्वरी प्रसाद। कौन से इतिहासकार हैं? ईश्वरी प्रसाद ने भी यही कह दिया कि राजपूत यूचियों की संतान है, गुर्जरों की संतान है। गुर्जर भी विदेशी हैं के अनुसार राजपूत विदेशी है। कर्नल टोड ने भी विदेशी कहा है, ईश्वरी प्रसाद ने भी राजपूतों को विदेशी कहा है, कनिंगम ने भी विदेशी कहा है, स्मिथ ने भी विदेशी कहा है और क्रुक ने भी विदेशी कहा है। और मजे की बात बेटा जी, D.R. भंडार के अनुसार भी राजपूत विदेशी हैं। D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर भी सेम यही बात दोहराता है कि राजपूत विदेशी है, गुर्जरों की संतान है, यूचियों की संतान है, और वे गुर्जर या जो यूची हैं वो भी विदेश से ही आए थे। ये कहने वाले कौन है? डॉक्टर D.R. भंडारकर। तो विदेशी D.R. भंडारकर मानता है, ईश्वरी प्रसाद मानता है, कर्नल जेम्स टोड मानता है, कनिंगम मानता है, क्रुक मानता है और स्मिथ मानता है। ये सब क्या मानते हैं? राजपूतों को विदेशी मानते हैं। अब आइए चलते हैं कि इनको स्वदेशी मानने वाले कौन हैं। बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार भी डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये शुद्ध रूप से यहीं के हमारे भारतीय मूल के ही इनको मानते हैं। इनका सिद्धांत वैसे मान्य भी है कि नहीं? इनका सिद्धांत है कि राजपूत आर्य वर्ण के, आर्य के जो 4 वर्ण थे ना, आर्यों के 4 वर्ण थे, राजपूत आर्यों के क्षत्रिय वर्ण के संतान है, क्षत्रिय वर्ण की संतान है, यानी कि वो क्षत्रिय ही हैं जी, जैसा बापूजी वैसा बेटा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहता है कि राजपूत शुद्ध रूप से आर्य हैं। आर्यों में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनमें से आर्य के कौन से वर्ण के हैं? ये क्षत्रिय वर्ण के हैं। एक वे इतिहासकार सीवी वेद, एक वे इतिहासकार सीवी वेद। आइए चलते हैं सीवी वेद के अनुसार चलते हैं कि सीवी वेद क्या कहते हैं। कोई शक, कोई डाउट? सीवी वेद कहते हैं कि राजपूत शुद्ध रूप से भारतीय हैं, विदेश से नहीं है। विदेश से बताने वाले हैं वो पूर्णतया मूर्ख हैं। राजपूत विशुद्ध भारतीय है, राजपूत विशुद्ध यानी कि प्योर, ब्रांडेड। जैसे वो अपने एक मीणा ना, ब्रांडेड मीणा, तो ये ब्रांडेड इंडियन है। राजपूत आर ब्रांडेड इंडियन, राजपूत विशुद्ध भारतीय है।
विशुद्ध भारतीय, सबने विदेश। अब ध्यान देना, राजपूतों को विदेशी किस किस ने बताया, इस बात पर अपने गौर कर लेते हैं। राजपूतों को विदेशी बताने वाले या विदेशियों की संतान बताने वाले, विदेशी बताया टोड ने, विदेशी बताया क्रुक ने, विदेशी बताया स्मिथ ने, विदेशी बताया इनको कनिंगम ने। किसने बताया? कनिंगम ने। और विदेशी बताया इनको ईश्वरी प्रसाद ने। तो राजपूतों को विदेशी किस किस ने बताया? कर्नल टोड ने। इसकी हामड़ किसने भरी? क्रुक ने। स्मिथ ने हामड़ भर ली, तो वो भी उसी में आगे। टोड ने भी विदेशी माना है, क्रुक ने भी विदेशी माना है, स्मिथ ने भी विदेशी माना है, कनिंगम ने भी विदेशी माना है, ईश्वरी प्रसाद ने भी विदेशी माना है, और भंडारकर ने भी विदेशी माना है। गोपीनाथ शर्मा और ब्राह्मण कौन कौन मानते हैं? इनको ब्राह्मण मानते हैं गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा व दशरथ शर्मा, दोनों पंडित जी। गोपीनाथ शर्मा व दशरथ शर्मा इनको मानते हैं कि राजपूत ब्राह्मणों के संतान है। बाकी इन्हें क्षत्रियों की विशुद्ध शाखा, आर्यों की विशुद्ध शाखा क्षत्रियों के संतान मानते हैं। एक बार फिर देख लीजिए।